हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो ये है वीएनआईएस का टेस्ट और टेस्ट नंबर है 38। इसमें 30 क्वेश्चन हो चुका है, उसके आगे से हम लोग करेंगे। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो जहाँ छोड़ा था उसी जगह से शुरू करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो जो भी है तो आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करेंगे। भारत में लाए गए नवीनतम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित हैं? ऑप्शन ए है प्लास्टिक की छड़ियों वाले ईयरबड। दूसरा है प्लास्टिक के कांटे, चम्मच और स्ट्रॉ जैसी कटलरी वस्तुएं। तीसरा है 120 माइक्रोन से ऊपर के प्लास्टिक बैग। और चौथा है सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाला पॉलीस्टाइरीन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। 1 2 3 1 2 4 2 3 4 या 1 3 4। चलिए देखेंगे। तो प्लास्टिक की छड़ियों वाले ईयरबड, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है प्लास्टिक के कांटे, चम्मच और स्ट्रॉ जैसी कटलरी वस्तुएं, तो ये भी ठीक है। कह रहा है 120 माइक्रोन से ऊपर के प्लास्टिक, तो ये 120 से कम होने चाहिए। ठीक है, तीसरा गलत है। और चौथा है कि सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाला पॉलीस्टाइरीन, तो चौथा सही है। तो तीन जहाँ जहाँ है तो हटा दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऑप्शन बी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिए अत्यधिक अनुकूल है? ऑप्शन आपके सामने है। पॉलीस्टाइरीन पीएस, एच डी पी मतलब उच्च घनत्व युक्त पॉलीएथिलीन, पेट दिया है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। और चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए कूट का प्रयोग करके आंसर देना है। 1 और 2, 1 2 4, 1 और 4 या 2 और 3। पॉली स्टाइरिन, देखिए ये पुनर्चक्रियता मतलब कि इसकी पुनर्चक्रण क्षमता सीमित है। ठीक है, ये पॉलीस्टाइरिन के पॉलीस्टाइरिन को उसके कम घनत्व और भोजन या तरल पदार्थों से संदूषित हो जाने के कारण पुनर्चक्रित करना चुनौतीपूर्ण है। विस्तारित पॉलीस्टाइरीन का पुनर्चक्रण अपने उच्च आयतन भार अनुपात के कारण और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिससे संग्रहण और परिवहन अप्रभावी हो जाता है। तो इसलिए पहला कथन जो है ये हो जाएगा गलत, क्योंकि सीमित है। दूसरा है उच्च घनत्व युक्त पॉलीथिलीन, तो देखिए ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। यह पुनर्चक्रण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। और पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, तो ये भी अनुकूल है। और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, देखिए ये अनुकूल नहीं है। ये कठिन और महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें हानिकारक योजकों का पृथक करना होता है और विषैले उत्पादों का प्रबंधन भी करना अनिवार्य होता है। प्रसंस्करण के दौरान भी ये डाइऑक्सिन और अन्य खतरनाक पदार्थों के संभावित उत्सर्जन के जो कारण है, ये पुनर्चक्रण शायद ही कभी किया जाता है। तो इसलिए चौथा गलत भी है। पहला और चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन डी लगा देंगे, 2 और 3 हो जाएगा। वैसे पहला अगर गलत हो गया था तो आपको आंसर मिल ही गया था। एक यहाँ से काट दीजिए, एक यहाँ से काट दीजिए, एक यहाँ से काट दीजिए, आंसर मिल गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर देखेंगे। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए ऑप्शन है स्टेटमेंट, एक बार जब कोई अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कन्वेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो जाता है तो बिना किसी छूट के उसके उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दूसरा है स्टॉकहोम कन्वेंशन में 3 अनुलग्नक शामिल है जो रसायनों को वर्गीकृत करते हैं तथा यह निर्दिष्ट करते हैं कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए। एंड तीसरा है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक पूरी तरह से मानव निर्मित है और प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं।
कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। तो कह रहा है कि एक बार जब कोई अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कन्वेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो जाता है, तो बिना किसी छूट के उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पहला ही कथन गलत है। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध पर तत्काल सार्वभौमिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यह उन्मूलन के लिए चरणबद्ध समय सीमा प्रदान करता है। साथ ही इसमें विशेष छूट के साथ-साथ आवश्यक उद्देश्यों के लिए प्रतिबंधित उपयोग की अनुमति भी दी गई है। दूसरा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन में 3 अनुलग्नक शामिल है, जो रसायनों को वर्गीकृत करते हैं तथा यह निर्दिष्ट करते हैं कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा है, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक पूरी तरह से मानव निर्मित है और प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो क्या ऐसा है क्या? तीसरा कथन गलत है। क्यों? देखिए, ये पीओपी है, मतलब कि अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, ये मानव निर्मित होते हैं, लेकिन कुछ प्राकृतिक रूप से भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो केवल एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा, ओनली वन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में ऐसी अपशिष्ट वर्गीकरण श्रेणियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिनका अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा बनाए रखे जाना आवश्यक है? दो जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। दूसरा है 3, वो कौन कौन सा? जैव निम्नीकरणीय, गैर जीव निम्नीकरणीय, और चौथा क्या है? खतरनाक घरेलू अपशिष्ट। या तो सी में दिया है 5, ये 5 कितने हैं? जैव निम्नीकरण, एक दूसरा है गैर जैव निम्नीकरण करणीय, तीसरा है खतरनाक घरेलू अपशिष्ट, और चौथा क्या है? यह है ई अपशिष्ट, और पांचवा है सैनिटरी अपशिष्ट। या तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7, जैव निम्नीकरणीय, गैर जीव निम्नीकरणीय, खतरनाक घरेलू अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट, निर्माण अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट। कौन सा हो जाएगा इसमें से? चलिए, मानसिक रूप से उल्लंघन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए इसमें, 3। कौन कौन सा? जैव निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय और खतरनाक घरेलू अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे क्या होते हैं? ये खाद्य और जैविक अपशिष्ट। और गैर जो होते हैं, गैर जीव निम्नीकरणीय, वो प्लास्टिक, कागज और धातु होते हैं। वही खतरनाक घरेलू जो अपशिष्ट होते हैं, वो होते हैं डायपर, सैनिटरी पैड वगैरह ऐसे होते हैं। चलिए, 34 नंबर देखेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। दूसरा है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच विश्व में प्लास्टिक का सबसे बड़ा संग्रह है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत? तो देखिए, इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, पहला है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इंटरनेशनल, ये इसे देखिए इंटरनेशनल यूनियन द फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ नेचर द्वारा स्पेस स्पेन इंस्टीट्यूट, द ओशन फाउंडेशन और सीरियस बिजनेस के साथ मिलकर इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला कथन इसलिए गलत है, दूसरा सही है। 35 नंबर देखेंगे, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला बमाको कन्वेंशन मुख्यतः संबंधित है। बमाको कन्वेंशन बताइए। अफ्रीकी देशों में और अफ्रीकी देशों के भीतर खतरनाक अपशिष्ट के सीमापारीय आवागमन से। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। छत्तीस नंबर देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें क्या दिया गया है? प्रदूषण सूचकांक की सीमा और औद्योगिक वर्गीकरण। 21 से 40 में सफ़ेद, 41 से 59 में नारंगी, 60 से अधिक लाल। कितने सही हैं? 60 और उससे अधिक प्रदूषण जो सूचकांक होते हैं, वो होते हैं लाल। तीसरा सही है। 41 से 59 प्रदूषक सूचकांक स्कोर होते हैं नारंगी। 41 से 59 सही है। 21 से 40 में दिया हुआ है सफ़ेद, तो देखिए ये होता है हरा कलर का, ग्रीन। ठीक है, पहला गलत है। सफ़ेद के लिए क्या होगा? 20 तक प्रदूषण सूचकांक होता है। ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में डाउन साइक्लिंग का तात्पर्य है क्या है? सामग्रियों का समान या उच्चतर गुणवत्ता और मूल्य के उत्पादों में पुनर्चक्रण, या तो बिना किसी परिवर्तन के सामग्री को पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया, या तो निम्न गुणवत्ता और कम कार्यक्षमता वाले उत्पादों में सामग्रियों का पुनर्चक्रण, या तो उन्नत पुनर्चक्रण विधियों के माध्यम से अपशिष्ट का पूर्ण उन्मूलन। ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न गुणवत्ता और कम कार्य क्षमता वाले उत्पादों में सामग्रियों का पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखेंगे। भारत में परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा है, रेडियोधर्मी स्रोतों का उपयोग करने वाली चिकित्सा सुविधाओं से उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट को AERB विनियमों से छूट दी गई है। एंड तीसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें से? केवल एक, केवल दो, तीनों सही या कोई नहीं? चलिए देखेंगे इसमें, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पहला कथन इसमें हो जाएगा सही। और दूसरा, रेडियोधर्मी स्रोतों का उपयोग करने वाली चिकित्सा सुविधाओं से उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट को AERB विनियमों से छूट दी गई है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, निदान व चिकित्सा में रेडियो सक्रिय स्रोतों का उपयोग करने वाले डायोग्नोस्टिक और या उपचारात्मक सुविधाओं को भी AERB द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। एंड तीसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीसरा भी कथन हो जाएगा गलत। ये कि हानिकारक और अपशिष्ट ये प्रबंधन जो है, ये 2016 रेडियोधर्मी के अपशिष्टों को कवर नहीं करता है। तो केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। और दूसरा है, यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है और उनके बीच विवादों का समाधान भी करता है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? उम्मीद है कि समय दिया गया होगा, तो आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो देखेंगे, इसमें पहला कथन गलत हो जाएगा। ये 1986 जगह 1981 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सही है। तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखेंगे। जलवायु वित्त नेतृत्व पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विश्व बैंक के नेतृत्व में अग्रणी वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। दूसरा है, भारत ने
निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रकों में संधारणीय और संरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए CFLI की साझेदारी की है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो यह विश्व बैंक के नेतृत्व में अग्रणी वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। क्या सही है? पहला कथन गलत है। क्यों? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु महत्वाकांक्षा पर विशेष दूत है, ठीक है, ये UN से संबंधित है। और दूसरा है कि भारत ने निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रकों में संधारणीय और संरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए CFLI के साथ साझेदारी की है। तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, ये ब्लूमबर्ग ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और सिटी ऑफ द लंदन कॉर्पोरेशन और निजी क्षेत्र के वित्त पोषण के साथ में साझेदारी किया गया है। दोनों के दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। चलिए, अगला है 41 नंबर। हाल ही में OECD ने विकसित देशों द्वारा जुटाए गए वार्षिक जलवायु वित्त के समग्र रुझानों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए और जुटाए गए कुल जलवायु वित्त का आधे से अधिक हिस्सा अनुकूलन वित्त के लिए आवंटित किया जाता है। और दूसरा है, जलवायु वित्त में सर्वाधिक हिस्सा अनुदान और इक्विटी निवेश का है। इसके बाद विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए गए ऋण हैं। और तीसरा है, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक जलवायु वित्त जुटाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? चलिए देखेंगे। पहला है, विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए और जुटाए गए कुल जलवायु वित्त का आधे से अधिक हिस्सा अनुकूलन वित्त के लिए आवंटित किया जाता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, 2021 में प्रदान किए गए और जुटाए गए कुल जलवायु वित्त में समन वित्त की हिस्सेदारी 60% थी, जबकि अनुकूल की 27% थी, अनुकूलन की, एडॉप्टेशन की, और इसमें क्रॉस कटिंग 13% थी। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, जलवायु वित्त में सर्वाधिक हिस्सा अनुदान और इक्विटी निवेश का है। इसके बाद विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए दिए गए ऋण हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें हो जाएगा गलत। क्यों? कि इस वित्त पोषण में अधिकांश हिस्सा ऋण का था। कुल वित्त पोषण में ऋणों की हिस्सेदारी 2/3 से अधिक थी, जो लगभग $49.6 बिलियन था। इसके विपरीत अनुदान की हिस्सेदारी $20.1 बिलियन मतलब कि 30% से भी कम थी, जबकि इक्विटी निवेश में इसकी हिस्सेदारी नगण्य थी। तीसरा है, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक जलवायु वित्त जुटाता है। तो तीसरा भी कथन गलत है। देखिए, विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए अनुकूलन वित्त में पर्याप्त रूप से वहनीय स्रोत प्रदान किए जाते हैं। इसकी अपेक्षा में ऋणों का प्रभुत्व विशेष रूप से निम्न आय वर्ग वाले देशों के लिए विवादास्पद मुद्दा बन जाता है। वही देखेंगे यहाँ पे 2021 में निजी क्षेत्र के लिए जुटाया गया जो जलवायु वित्त है वो $14.4 बिलियन था, जो कुल वित्त का 16% था। जब कोई भी कथन सही नहीं होगा तो ऑप्शन डी लग जाएगा। कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखेंगे। जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत जैव ईंधन परिवहन क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त है। दूसरा है, बायोडीजल को किसी भी अनुपात में पेट्रोलियम व्युत्पन्न डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। एंड तीसरा, बायोब्यूटेनॉल में इथेनॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा की मात्रा होती है, भले ही दोनों में
दोनों एक ही फीड स्टॉक से उत्पादित होते हैं। कौन सही है? केवल एक या एक और दो, दो और तीन या तीनों कथन? चलिए इसमें देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों कथन सही है। तीनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ग्रे हाइड्रोजन पारंपरिक रूप से मीथेन के विखंडन से उत्पन्न होता है। दूसरा है, टर्काइज हाइड्रोजन मीथेन के ताप अपघटन से प्राप्त होता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? इसमें भी पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। चलिए 44 नंबर देखेंगे। सिंथेटिक सिंथेटिक ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंथेटिक ईंधन रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से गैर पेट्रोलियम आधारित स्रोतों से उत्पादित किए जाते हैं। दूसरा है, कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेटिक ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्य करती है। एंड तीसरा, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में सिंथेटिक ईंधन का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? देखिए पहला सही है कि सिंथेटिक रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से गैर पेट्रोलियम आधारित स्रोतों से उत्पादित किए जाते हैं। दूसरा भी सही है, कैप्चर्ड कार्बनिक डाइऑक्साइड सिंथेटिक ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्य करती है। तीसरा गलत है, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में सिंथेटिक ईंधन का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, अधिक नहीं है। तो क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए 45 नंबर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में व्यवहार्य है। और दूसरा है, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सतही जल और गहरे समुद्री जल के बीच तापीय प्रवणता वर्ष भर पर्याप्त रूप से उच्च रहती है। चलिए बताइए कौन सा सही होगा? दोनों सही होगा, सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, या पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही? चलिए ये तो पढ़ के ही लग रहा है कि पहला दूसरा सही है, और दूसरा जो है पहले की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए लग जाएगा। तो स्पष्ट रूप में पढ़ना पड़ता है। 46 नंबर है, जलवायु वित्त निवेश और व्यापार वार्ता के लिए वाकू पहल, ये बाकू पहल जो है क्या है? बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डायलॉग बिस्फिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह अजरबैजान के नेतृत्व में प्रारंभ की गई एक पहल है, जिसे आधिकारिक तौर पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP29 सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। एंड दूसरा, इसके उद्देश्य जलवायु वित्त निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय प्लेटफार्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास द्वारा समर्थित है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? चलिए देखेंगे। यह अजरबैजान के नेतृत्व में प्रारंभ की गई पहल है। यह आधिकारिक तौर पर जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क COP29 सम्मेलन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहला सही है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य जो है, यह जलवायु वित्त निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय क्षेत्र एवं ऊपर क्षेत्रीय प्लेटफार्मों के निर्माण प्रोत्साहित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, विश्व व्यापार संगठन WTO और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास द्वारा समर्थित, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी लगा देंगे, सभी तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए।
चलिए, उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा इसको। देखिए, ईंधन सेल, फ्यूल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन सेल में ईंधन और ऑक्सीडेंट के बीच विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा है, ईंधन सेल में केवल केवल तरल इलेक्ट्रोलाइटिस लाइटिस का ही उपयोग किया जा सकता है। एंड तीसरा है, ईंधन सेल की दक्षता दहन इंजन की तुलना में उच्च होती है तथा उनसे उत्सर्जन भी कम होता है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। देखिए, जहाँ ये केवल शब्द होता है इस पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन बी लग जाएगा। चलिए, 46 नंबर देखेंगे, 48 नंबर। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉरी। पहला है, कोयले का निर्माण पादप जीवाश्मों के अवशेषों से होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। दूसरा है, गैसोलीन और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं। एंड तीसरा है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः इथेन से बनी होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से तापन और खाना पकाने के लिए किया जाता है। कौन सा सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो कोयले का निर्माण पादप जीवाश्मों के अवशेषों से होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। पहला सही। गैसोलीन और डीजल पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः इथेन से बनी होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से तापन और खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो तीसरा कथन गलत है। देखिए, प्राकृतिक गैस जो है, ये प्राकृतिक गैस एक ऐसी जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के भीतर संचित होती है। यह मुख्यतः मीथेन से बनी होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन और तापन औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कितने कथन सही नहीं है? सिर्फ तीसरा वाला है ना, केवल एक कथन सही नहीं। ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। चलिए, 49 नंबर देखेंगे। ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन की अवधारणा से तात्पर्य है जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरण करना। दूसरा है, वैश्विक आपूर्ति को अधिकतम करने और विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भरता को न्यूनतम करने के लिए ऊर्जा का पुनर्वितरण करना। एंड तीसरा है, स्थानीय स्तर पर ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण को सक्षम बनाने के लिए केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों की ओर संक्रमण करना। एंड चौथा, मूल ऊर्जा को उपभोग के लिए उपयोगी रूपों में परिवर्तित करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरण करना। चलिए, 50 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारक जल विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं? जल स्तंभ की ऊंचाई, जल का घनत्व, जल का तापमान, जल की गुणवत्ता। कूट का प्रयोग करिए। 1 और 3, 2 3 4, 1 2 4 या 1 2 3 4। जल स्तंभ की ऊंचाई, जल का घनत्व, जल का तापमान और जल का गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। भूतापी प्रवणता की अवधारणा से तात्पर्य है, यह वह दर होती है जिस पर पृथ्वी का तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। दूसरा है, यह संपूर्ण ग्रह में भूतापीय ऊर्जा के वितरण में पाई जाने वाली भौगोलिक भिन्नता होती हैं। तीसरा है, यह वह दर होती है जिस पर किसी विशिष्ट क्षेत्र से भूतापीय ऊर्जा का निष्कर्षण किया जा सकता है। एंड चौथा, यह ऊष्मा की वह मात्रा है जिसका उपयोग भूतापीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। कौन सही है? 51 नंबर। इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, यह वह दर होती है जिस पर पृथ्वी का तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। चलिए, 52 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कितने कारक विद्युत उत्पन्न करने में पवन टरबाइनों की दक्षता को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं? टरबाइन वाले स्थान पर पवन की गति, पवन टरबाइन टावर की ऊंचाई, टरबाइन ब्लेड के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का प्रकार, आसपास की हवा का तापमान। कूट का प्रयोग करिए। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो सभी चार। तो टरबाइन वाले स्थान पर पवन की गति, पवन टरबाइन टावर की ऊंचाई और टरबाइन ब्लेड के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री का प्रकार और आसपास की हवा का तापमान। सभी कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। भारत में निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों को
कुल स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उनके योगदान के आधार पर उच्चतम से निम्नतर स्तर तक व्यवस्थित कीजिए। चलिए बताइए, पहले कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन, या तो ऐसे ही सब मिलाना है? सोच कर बताइए। तो सबसे पहले तो कोयला, फिर पवन, फिर प्राकृतिक गैस, फिर जल विद्युत। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 54 नंबर देखेंगे। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कुल स्थापित क्षमता का 50% से अधिक है। तो वही दूसरा है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। यानी तीसरा, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में बढ़कर 500 गीगावाट हो गई है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। कह रहा है कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कुल स्थापित क्षमता का 50% से अधिक हो गई है। तो इसकी हिस्सेदारी कितना है? 41.12% तक की भी है। ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा है, भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, तो ये सही है, दूसरा चौथे स्थान पर है। तीसरा है, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में बढ़कर 500 गीगावाट हो गई, तो 2030 तक में 500 गीगावाट होगी। ठीक है, कितने सही हैं इसमें से? केवल एक सही है ना, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए 55 नंबर, निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार कीजिए। सामरिक महत्व की राजमार्ग परियोजनाएं 25 दूसरा है 25 मेगावाट बायोमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र, यानी तीसरा है विशेष रूप से फिश हैंडलिंग से संबंधित बंदरगाह, और चौथा है टोल टोल प्लाजा निर्माण। भारत में उपयुक्त में से कितने को पर्यावरण प्रभाव आकलन से छूट प्राप्त है? 2 3 4, 1 2, या 1 3 4, या 1 2 3 4? सामरिक महत्व की राजमार्ग परियोजनाएं पहला सही है। दूसरा है 25 मेगावाट बायोमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र, दूसरा कथन गलत है। तीसरा है विशेष रूप से फिश हैंडलिंग से संबंधित बंदरगाह, तो ये सही है। टोल प्लाजा का निर्माण, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी लगा देंगे, 2 1 3 4। चलिए 56 नंबर है, सौर ऊर्जा के समक्ष विद्यमान समस्याएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? उत्पादक उपयोग के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश, ऋण या मौसम पर निर्भर न होना, तीसरा है भारी सौर पैनल। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। उत्पादक उपयोग के लिए उच्च प्रारंभिक निवेश पहला सही। ऋतु या मौसम पर निर्भर न होना, तो दूसरा हो जाएगा गलत। देखिए, मौसम और ऋतु संबंधी विविधताओं के आधार पर इनका सदैव उपयोग नहीं किया जा सकता। और भारी सारी सौर पैनल, तो ये सही है। ऑप्शन बी लगा देंगे, केवल दो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने ठोस बायोमास ईंधन है? लकड़ी के लट्ठे और लकड़ी के छर्रे, कृषि अपशिष्ट जैसे डंठल और पौधों के अवशेष, तीसरा है पशु अपशिष्ट जैसे गाय का गोबर, और चौथा है संश्लेषित प्राकृतिक गैस। कूट का प्रयोग करिए। केवल एक, केवल दो, केवल तीन है तो सभी चार। चलिए, लकड़ी के लट्ठे और लकड़ी के छर्रे सही है। कृषि अपशिष्ट जैसे डंठल और पौधों का अवशेष सही है। पशु अपशिष्ट जैसे गाय का गोबर सही है। संश्लेषित प्राकृतिक गैस गलत है। ऑप्शन सी लगा देंगे, केवल तीन। कभी कभी जलवायु वार्ताओं में उल्लेखित क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव संदर्भित करता है यूएनएफसीसीसी द्वारा गैर पक्ष हितधारकों के साथ जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु की गई पहल को, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए बाध्यकारी विनियमों पर बल देने वाले कार्यक्रम को, ग्रीन हाउस गैस प्रबंधन के लिए सरकारों और व्यवसायों के बीच साझेदारी को, या जलवायु प्रभावों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सरकारों द्वारा अकेले ही उपयोग किए जाने वाले तंत्र को। इसमें से ऑप्शन ए लगा देंगे, यूएनएफसीसी द्वारा गैर पक्ष हितधारकों के साथ जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु की गई पहल को।
चलिए 59 नंबर देखेंगे। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ यूरोपीय संघ के फीट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक हिस्सा है। दूसरा है, CBAM द्वारा आरोपित दायित्व यूरोपीय संघ के बाहर से आयातित उपहारों पर लागू नहीं होते हैं। एंड तीसरा, CBAM को 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के दौरान यूरोपीय संघ द्वारा पेश किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। 59 नंबर। 59 नंबर। तो चलिए इसमें देखेंगे, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ठीक है। 60 वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कार्बन सिंक से संबंधित है? DAC मतलब डायरेक्ट एयर कैप्चर, ओशन आयरन फर्टिगेशन, मृदा कार्बन पृथक्करण, महासागरीय क्षारीयता में वृद्धि। कुट का प्रयोग करिए। 1 और 4, 2 और 3, 1 2 3 या 1 2 3 4। सभी है इसमें, ऑप्शन डी लगा देंगे, ठीक है, सभी हो जाएंगे। चलिए 61 नंबर देखेंगे। किगाली समझौता। तो किगाली संशोधन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को कम करने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और दूसरा है, किगाली संशोधन ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। चलिए बताइए। इसमें दोनों कथन गलत है, ठीक है, दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वो बताना है, कौन सा सही नहीं है। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को प्रतिस्थापित करके स्थापित किया गया था। तीसरा है, यह NCR और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। चौथा है, इसकी अध्यक्षता भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करता है। चलिए कौन सा गलत है, तो इसमें से कौन सा गलत है? तो देखिए इसका अध्यक्षता जो है, यह सचिव या मुख्य सचिव स्तर का सरकारी अधिकारी होगा, ठीक है। चौथा कथन गलत है, बाकी सब सही है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, ठीक है। फिर से देख लीजिए, PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, इसको लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाइए, PDF मिलेगा, वीडियो मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आपका डाउट का भी सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।